हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर हैं, जिसमें कि आपका एचपी जीके रहेगा और हिंदी ग्रामर रहेगा। ठीक है, ये दोनों रहेंगे आपके। जैसा कि आपको पता है कि डेली आपके मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, और ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वह एचपी पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, या पुलिस का और अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें एचपी जीके और हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, उन सब के लिए मॉक टेस्ट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बाकी आपको पता है कि ये वीडियो हर रोज़ शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंधकूप में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास हो जाएगा, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो अंधकूप क्या होता है। अंधकूप होता है कि अंधा कुआं। ठीक है, अंधा कुआं। तो कुएं की विशेषता क्या है, अंधा। ठीक है, तो अंधकूप में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अंधकूप में कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कौन सा समास होगा अंधकूप में, कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धन्य हो जाएगा, या कंठ हो जाएगा, या तालव्य हो जाएगा, या ओष्ठ्य हो जाएगा। तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है अपना। तो आपको बता दें कि ये श ध्वनि जो आपकी, ये इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो जैसे आपका च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, अण्य हो गया, ये कौन से वर्ग में आती है, ये आती है आपके च वर्ग में। ठीक है, इसके साथ और ये ध्वनियाँ कौन सी है, ये ध्वनियाँ आपकी तालव्य ध्वनियाँ है। उच्चारण स्थान पूछा है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या, मतलब ये तालव्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ्य है या कंठ है। इसके साथ ही तालव्य में कौन कौन सी आती है, छोटी ई आ जाएगी, बड़ी ई आ जाएगी, य आ जाएगा, और शलगम वाला श, ये भी किस में आते हैं, ये भी आपके तालव्य में आते हैं। ठीक है, तालव्य में। तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ये श ध्वनि का उच्चारण, एक श ये है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, एक ये शलगम वाला श, एक षटकोण वाला स, एक स्लेट वाला श। ये जो श है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। ये जो षटकोण वाला स है इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य। और ये जो स शलगम वाला, इसका उच्चारण स्थान है दंत्य। ठीक है, तो ये तीनों याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तीनों आपके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछिए आपसे, तो ये हो जाएगा आपका तालव्य। ठीक है, और इन तीनों श का भी ध्यान रखना अपने, इनके उच्चारण स्थान का। जैसे शलगम वाला हो गया तो तालव्य, षटकोण वाला हो गया तो मूर्धन्य, स्लेट वाला हो गया तो दंत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह क्या होते हैं। वृत्ताकार स्वर होते हैं, समृद्ध स्वर होते हैं, अनुनासिक होते हैं, निरनासिक होते हैं। अच्छा, जिनकी ध्वनि मुख और नाक, ठीक है, मुख और नाक दोनों से निकलती है, वो तो होते हैं आपके अनुनासिक। कौन से, अनुनासिक। जिनकी ध्वनि मुख और नाक दोनों से निकलती है वो होते हैं आपके अनुनासिक। लेकिन जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, केवल मुख से निकलती है, वो होते हैं आपके निरानुनासिक। तो जिनकी ध्वनि मुख और नाक दोनों से निकलती है वो अनुनासिक, और जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो वो होते हैं आपके निरानुनासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरानुनासिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आत्मविश्वास में कौन सा समास है। अच्छा, आत्मविश्वास क्या होता है, अपने आप पर विश्वास। जब शब्द विग्रह करेंगे तो इसका आएगा अपने आप पर विश्वास। ठीक है, अपने आप पर विश्वास। तो यहाँ पे आपको पता है कि पर आगे विभक्ति, तो पर विभक्ति आ गई, तो पर विभक्ति किस में आती है, अधिकरण तत्पुरुष में। अधिकरण तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति आती है, आपकी पर विभक्ति अधिकरण तत्पुरुष में आती है। तो आपको पता है कि अधिकरण तत्पुरुष में आपकी पर विभक्ति आती है, कौन कौन सी आती है, में और पर। तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अपने आप पर विश्वास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो पार्श्विक कौन है, एक ही है और वो है ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाचक शब्द संज्ञा शब्द कौन सा है। तो अच्छा, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, चिकित्सक है, कामिनी है, सुशील है या बचपन है। अच्छा, बचपन जो है ये तो आपका आ गया भाववाचक संज्ञा। कौन सी आ गई, भाववाचक संज्ञा बचपन। सुशील आ गया किसी का नाम, तो ये आ गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कामिनी भी किसी का नाम है, तो ये आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, चिकित्सक, चिकित्सक या डॉक्टर, इंग्लिश में डॉक्टर। तो चिकित्सक किसी चीज़ की हो सकती है, जैसे आंखों का अलग डॉक्टर है, ठीक है, हड्डियों का अलग हो सकता है, आपके और भी कई तरह की बीमारी होती है, सबके अलग अलग डॉक्टर होते हैं। तो ये जो एक जाति है, चिकित्सक एक जाति को बताते हैं, जैसे डॉक्टर राजेश, डॉक्टर अनिल, जैसे मतलब कोई हड्डियों का डॉक्टर हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, ब्रेन का अलग से होते हैं, सब चीज़ों के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर जो एक आ जाती है क्या आ जाती है, चिकित्सक क्या आ जाते हैं कि जाति आ जाती है। तो इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चिकित्सक में जातिवाचक संज्ञा, डॉक्टर है चिकित्सक, डॉक्टर चिकित्सक एक ही होते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अच्छा, कविता खाना खाती है, कविता क्या खाती है, कविता खाना खाती है, तो ये तो सकर्मक क्रिया है। राजेश पत्र लिखता है, राजेश क्या करता है, जहाँ से क्या की सेंस बन जाए वो सकर्मक। ठीक है, तो ये भी आपकी सकर्मक क्रिया। माता फल काटती है, माता क्या करती है, माता जो वो फल काटती है, असर किस पे हो रहा है, फल पे हो रहा है। अच्छा, नेहा गाती है, नेहा गाती है, तो आपको बताया कि जहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर मतलब कर्ता पर ही प्रभाव पड़े उस काम का, ठीक है, तो वो जहाँ पर कर्ता की प्रधानता रहती है, कर्ता पर प्रभाव पड़े, ठीक है, तो वहाँ जो होती है आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अकर्मक क्रिया होती है जहाँ पर कर्ता पर प्रभाव पड़े तो अकर्मक, और जहाँ पर कर्म पर प्रभाव पड़े सकर्मक। तो नेहा गाती है, तो नेहा गाती है यहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी और पे जो मतलब उसका असर नहीं पड़ रहा है। तो नेहा गाती है, तो इसमें किसी और पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ये अकर्मक क्रिया। जैसे माता फल काटती है, माता फल काट रही है, तो इसका असर जो फल पर हो रहा है। राजेश पत्र लिखता है, तो क्या कर रहा है, पत्र को लिख रहा है, उस पर पत्र पर कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो वो पत्र या उसका ना कुछ हो रहा है। मतलब कविता खाना खाती है, तो खाना कम हो रहा है। तो मतलब यार नेहा गाती है, तो नेहा का नया कुछ कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इसका असर भी नेहा पर ही पड़ रहा है। तो ये जो आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, नेहा गाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो कवि शब्द में भाववाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, द्रव्यवाचक भी नहीं है, कि कवि जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कवि बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, सभी कवियों के लिए रिप्रेजेंट किया गया ये। तो कवि तो बहुत सारे होते हैं, तो वो कवियों की जाति हो जाएगी। ठीक है, कवि क्या है कि जातिवाचक संज्ञा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है, उल्लंघन में उपसर्ग, तो आपको पता है कि उल्लंघन में क्या आता है, ओत आ जाता है, ठीक है, और ये हलंत आ गया, और हलंत वाली कौन सी संधि हो जाती है आपकी, व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है, व्यंजन संधि, ओत आ गया ना, क्योंकि डबल ल होता है वो त में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है, तो ये उत उपसर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसमें ल नहीं करेंगे कि उल, उल नहीं होता, ओत होता है। जब डबल ल आ जाता है तो ये त आ जाता है। ठीक है, तो उल्लंघन में उत उपसर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। इसमें कंडीशन दी गई है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, मतलब अगर परिश्रम करोगे तो सफल होगे, नहीं तो सफल नहीं होगी। तो ये कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक या विस्मयवाचक। तो ये आपका संकेतवाचक, कंडीशनल वाक्य जो होता है वो आपका संकेतवाचक होता है, और ये मिश्र वाक्य भी होता है। ठीक है, तो ये संकेतवाचक वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था। तो सोमनाथ ने किया था, एसपी जी क्या अब आपका। तो शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था, सोमनाथ ने किया था, बाबा कांशीराम ने किया था, पंडित पद्मदेव ने किया था, या राजकुमारी अमृत कौर ने। तो शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का जो मतलब संचालन था वो किया था, तो वो किया था आपकी राजकुमारी अमृत कौर ने। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर।
तो शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार जो किया था वो किया था राजकुमारी अमृत कौर ने। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके किसने आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी? तो बाबा कांशीराम ने, पद्मदेव सिंह ने, भागमोल सोठा ने, शिवानंद और अमोला ने। तो बाबा कांशीराम ने, बाबा कांशीराम ने इन्होंने क्या करा था कि आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा कांशीराम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भाई दो न पाई आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था? तो ये स्वदेशी आंदोलन का विस्तार था, भारत छोड़ो आंदोलन का, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार। सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था आपका भाई दो न पाई। ठीक है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी? तो ये बाईएस परमार थे, शिवानंद रमोला थे, पंडित पद्मदेव सिंह थे, ठाकुर हजारा सिंह थे। तो ठाकुर हजारा सिंह ने, ठीक है, 1946 ईस्वी में ठाकुर हजारा सिंह ने जो है वो सर्वप्रथम पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी। तो ये ठाकुर हजारा सिंह हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि धामी गोली कांड 16 जुलाई 1939 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें कितने लोग जो वो शहीद हुए थे? 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग या 8 लोग? तो इसमें जो शहीद हुए थे 2 लोग शहीद हुए थे। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि धामी गोली कांड जो है ये कहाँ पर हुआ था? ठीक है, धामी गोली कांड जो है कहाँ पर हुआ था? धामी गोली कांड जो है वो ये कहाँ पर हुआ था? ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो 15 में से आपके आउट ऑफ कितने क्वेश्चन से हुए आपने ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।